डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। इस पे बेस्ट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन सर, द मॉलिक्यूल which have a partial positive charge at one end and a partial negative charge at other are called। ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास एक एंड की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और पार्शियल निगेटिव चार्ज हो उसको कहते हैं डाइपोल्स। क्या कहते हैं? डाइपोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द momentary attractions between the molecules of a liquid caused by instantaneous dipole and induced dipoles are called। ठीक है, इसके पास खुद का ये डाइपोल्स नहीं है। डाइपोल्स कैसा जनरेट हुआ है? बाई इंस्टेंटेनियस डाइपोल है और इंड्यूस डाइपोल, किसी के इंड्यूस होकर के या फिर ये कुछ क्षण के लिए इसमें डाइपोल्स है ना, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स। ठीक है, और इंड्यूस डाइपोल्स उसके विसिनिटी में कोई पोलर मॉलिक्यूल्स रहेगा जो उसको इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इंड्यूस डाइपोल जब इस टाइप के मतलब मीन्स नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जब अट्रैक्शंस होता है बाय किस फोर्स के थ्रू, तो वो कौन सा फोर्स होता है? लंदन फोर्सेस। उसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट वन, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन वाटर इज ड्यू टू। मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन वाटर में क्यों होता है? क्यों? ड्यू टू presence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ड्यू टू presence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरा एजॉक्सी एनिसोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैरा एजॉक्सी एनिसोल किसका एग्जाम्पल्स है? तो सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, लिक्विड क्रिस्टल, नॉन ऑफ दिस। तो यू नो सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर आर सुपर कोल्ड लिक्विड्स which having zero resistance ना। सेमी कंडक्टर्स मीन्स लेस रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल्स। ये 13th एंड 14th 15th ग्रुप को डॉक करके बनाया जाता है। देयर आर एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, है ना। तो ये तो नहीं होता है। ये क्या है? लिक्विड क्रिस्टल है। ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अबाउट डैश एज दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड से कितना? 1/10 ये इसका स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ओके, नेक्स्ट, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट इन। किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में? बताया हमने कि नॉन पोलर। किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस रहते हैं? नॉन पोलर टाइप मॉलिक्यूल्स में। ओके, नेक्स्ट वन, which type of interparticle forces hold liquid nitrogen together? Nitrogen is also non-polar molecules, so it will have this type of forces, London forces, okay, or dispersion forces. Dipole interactions exist in dipoles with the name। अगर पोलर होगा तभी डाइपोल्स होगा, तो डाइपोल इंटरेक्शंस कहाँ होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड and a partial negative charge at other, already discussed, this is known as dipoles। Which one of the following element is not likely to participate in a hydrogen bond? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि हाइड्रोजन्स और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो और एक हाइड्रोजन्स हो। जब इसके बीच में बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम बताए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर, क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही कम होता है, दैट्स वाई सल्फर विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयरएज fluorine, oxygens and nitrogens will make hydrogen bond because they are most electronegative। Okay, next questions, liquid crystal are usually composed of, liquid crystal are usually composed of rod like molecules। ठीक है, pneumatics is a type of liquid crystal which is based upon ordering।
इस पे बेस्ड करता है ऑर्डरिंग कैसा है उसका, ठीक है। कोलेस्ट्राइल बेंजोएट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो एज द नेम सजेस्ट्स कोलेस्ट्राइल मीन्स, ये इसी के बेसिस पे आया था। ये कोलेस्ट्राइल्स के जितने डेरिवेटिव्स होते हैं, पहला डेरिवेटिव्स था पैरा कोलेस्ट्राइल बेंजोएट्स, ठीक है, वो जो डिस्कवर किया गया था जिसमें लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हो रही थी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिक्विड क्रिस्टल्स टेम्परेचर अप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स अफेक्ट करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो उसके कारण जो है अलाइनमेंट लिक्विड क्रिस्टल का चेंज हो जाता है और वो वेरियस उसका एलसीडी वगैरह में एप्लीकेशंस हम लेते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट चेंज होने के कारण, उस पर लाइट पड़ने के कारण, तो इसका यूज कहाँ, एलसीडी में होता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर उस पर पड़ेगा तो वो थर्मामीटर और एलसीडी में इसका एप्लीकेशन है। ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग, 7 सेगमेंट डिस्प्ले मैंने बताया था कि किसके लिए होगा, ये इमेज के लिए भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए भी, नंबर्स के लिए भी, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, डिजिटल क्लॉक्स में बताया था कि डिजिटल क्लॉक्स, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक स्टोव, ठीक है, इन सब में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज करते हैं, ऑल ऑफ द एबव। ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज अरेंज्ड इन डैश शेप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो कैसे होता है, ये रेक्टेंगल, कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट आर इनेबल्ड इन ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले व्हेन ए डिजिट 0 इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, तो कौन कौन से सेगमेंट्स इन्वॉल्व होंगे जब जीरो बनेगा, ठीक है, जब स्क्रीन पे आपका जीरो बनेगा तो कौन कौन से सेगमेंट इन्वॉल्व होंगे, जीरो मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये नहीं होगा, ठीक है, तो कौन कौन से सेगमेंट हुए, ए बी सी डी ई एफ, जी नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, ओनली 6 सेगमेंट विल इन्वॉल्व इन शोविंग क्या, जीरो। उसी तरह अगर दो को देखा जाए तो कितने, ए बी जी ई डी, ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 सेगमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूजेज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किस पे बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डिफ्रैक्शंस, है ना, एक्सरे क्या करता है, डिफ्रैक्शंस। द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर, इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो तीनों क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। इन ब्रैग इक्वेशन एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा वेयर एन रिप्रेजेंट्स, यानी स्मॉल, है ना, इसमें स्मॉल होगा, विजुअल के लिए हमने रख दिया कैपिटल्स, ठीक है, तो एन रिप्रेजेंट्स आर्डर ऑफ रिफ्लेक्शंस, क्या बताता है, आर्डर ऑफ रिफ्लेक्शंस, वेदर इट इज फर्स्ट आर्डर सेकंड आर्डर, अगर एन की वैल्यू एक रहेगी तो फर्स्ट आर्डर रिफ्लेक्शंस बोलते हैं, एन की वैल्यू 2 रहेगी तो सेकंड आर्डर, एन की वैल्यू 3 तो थर्ड आर्डर रिफ्लेक्शंस, ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि इट इज शोइंग फर्स्ट आर्डर रिफ्लेक्शंस तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, सेकंड आर्डर रिफ्लेक्शंस तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडाइसेस यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शंस ऑफ ए प्लेन ऑफ क्रिस्टल आर, ठीक है, प्लेन का डायरेक्शन, क्रिस्टल के प्लेन का डायरेक्शंस कौन बताता है ना, कौन सा इंडाइसिस, रोटेशनल इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस, ब्रैग इंडाइसिस, नन ऑफ द अबव, तो मिलर इंडाइसिस बताता है क्या, डायरेक्शन ऑफ ए प्लेन, प्लेन किस डायरेक्शंस में है, 3D में अगर प्लेन है, ठीक है, एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, जेड डायरेक्शंस में, तो सिर्फ एक प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, एक्स वाई से पास हो रहा है, वाई जेड से पास हो रहा है, या फिर तीनों प्लेन में जा रहा है,
ठीक है, तो ये क्या बताता है, कौन, मिलर इंडाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्रैक्शंस ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो डिफ्रैक्शंस ऑफ एक्सरे सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया 1913 में, 1913 में लुई, एम वैन लुई के द्वारा। ठीक है, ये इनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया कि इन्होंने कहा कि एक्सरे लाइट जो होती है, तो ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके जो बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, उसके उसके आर्डर में होता है। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है उसके जो है कि समकक्ष होता है। जितनी प्लेन का एक दूसरे से जितने ये दूर हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस जितना है, उसके आर्डर में किसका पाया गया, एक्सरे का वेवलेंथ पाया गया। ठीक है, तो पहली डिस्कवरी इन्होंने बताया, कौन, लुई ने, कि आर्डर किसका होता है, एक्सरे का। ठीक है, और इसके लिए इनको 1914 में, 1940 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। तो इन्होंने कहा कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे was about the same order at the interatomic distance in a crystals। ठीक है, interatomic distance in a crystals। तो लोई सबसे पहले डिस्कवर किए। ठीक है, उसके बाद ब्रैग्स ने इनके काम को आगे बढ़ाया। देखा कि ब्रैग्स क्या किया, NaCl का, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के थ्रू एक्सरे पास किया, तो देखा कि क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शंस हो रहा है। तो पहले इन्होंने बताया कि जो एक्सरे की लाइट है वो क्रिस्टल के इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस के सेम आर्डर में है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जो होते हैं क्रिस्टल्स में, और एक्सरे का वेवलेंथ जो है, इन्होंने सजेस्ट किया कि ये क्या है, सेम आर्डर के हैं। ठीक है, तो 1914 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, देन ब्रैग्स ब्रैग्स उसको आगे बढ़ाया। ठीक, नेक्स्ट वन, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल along the crystallographic axis are either equal to unit intercept or so simple whole number multiple of them। It is the statement of, ये कौन सा स्टेटमेंट है कि इंटरसेप्ट किसी का एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में, एक्स एक्सिस पे कितना वो काट रहा है, इंटरसेप्ट कितना है, वाई पे इंटरसेप्ट कितना है, और जेड पे इंटरसेप्ट कितना है, किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को अगर हम मेजर करें, तो जो प्लेन होगा, एक्स के लांग कितना है, वाई के लांग कितना है, और जेड के लांग है। तो यही बताया कि द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर आइदर इक्वल टू यूनिट इंटरसेप्ट, है ना, ABC आर सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ देम। या तो यूनिट इंटरसेप्ट हो सकता है या फिर इनका होल नंबर, n1 इंटू ए, n2 इंटू बी, n3 इंटू सी, सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ देम। ये कौन सा स्टेटमेंट था, ये लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस कहते थे, लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस, या इसी को हुइज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स क्या कहता है कि इन स्पाइट ऑफ द शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज नहीं, लेकिन एक सब्सटेंस का जो क्रिस्टल्स होगा, वेदर उसका शेप कुछ और हो, साइज कुछ और हो, लेकिन उसका जो इंटरफेसियल एंगल होगा, एक दूसरे जो फेस होंगे, ठीक है, उनके बीच का एंगल्स जो होगा उसको बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। और ये कौन दिया था, स्टेनो, इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, स्टेनो लॉ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय ए प्लेन विथ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर कॉल्ड। द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स, तो जो इंटरसेप्ट होता है, मान लीजिए कि एक्स के लांग ए है, एन ए है, ठीक है, वाई के लांग एन बी है, जेड के लांग एन सी है, ठीक है, या n1 n2 n3, है ना, तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है वो, मिलर इंडाइसिस, उसको बोलते हैं मिलर इंडाइसिस। तो और जो इंटरसेप्ट होता है उसको बोलते हैं वीज इंडाइसिस। जो इंटरसेप्ट होता है एज सच उसको बोलते हैं वीज इंडाइसिस, और इसी वीज इंडाइसिस का रेसिप्रोकल को बोलते हैं हम मिलर इंडाइसिस। ओके,
और मिलर इंडाइसेस को रेसिप्रोकल करते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल होल नंबर में। तो 3 नंबर आएंगे, एक x केलांग, एक y केलांग, एक z केलांग। x केलांग को h कहते हैं, y केलांग को k कहते हैं और z केलांग को l कहते हैं। इसी को बोलते हैं HKL वैल्यू, मिलर इंडाइसेस को। ठीक है, HKL वैल्यू। A cubic crystal possesses a total of elements dash elements of symmetry। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होंगे। टोटल कितने होते हैं 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कैसे, जो है बताया था हमने। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन सा होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे। ठीक है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल से कट करे। ठीक, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 4 फोल्ड एक्सिस, अगर यहाँ से हो रहा तो 4 बार आ रहा है, ये C4 एक्सिस बोलते हैं इसको। 3 फोल्ड सिमेट्री, यहाँ डायगोनली कोई एक्सिस डाल रहे हैं, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होता है। तो सब मिला करके कितने हो रहे थे 23। कितने हो रहे थे 23। ठीक है, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। ओके, next question, amorphous substances are isotropic because they have same value of any property in all directions। तो amorphous होते हैं, एक होता है crystalline और एक होता है amorphous। तो amorphous substances जो होते हैं आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं आइसोट्रॉपिक, मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं ये सब डायरेक्शंस में क्या होंगी समान होंगी। किसके केस में एमरफस के केस में, और गैस हो गया, लिक्विड हो गया, इन सब के केस में आइसोट्रॉपी होगा, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। जबकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या शो करता है एन आइसोट्रॉपी, हर अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। तो ये शो करता है कि ये जो है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, जबकि एमोर्फस सब्सटेंसेस क्या है ऑर्डर्ड नहीं है, आइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब सब जब हम किसी सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है लिक्विड में। तो सॉलिड का क्या होता है ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, लिक्विड का क्या है इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। ठीक है, तो सब जगह सेम प्रॉपर्टी होगी, है ना। मीन्स जब हीट करते हैं मेल्ट हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जब होता है तो क्या होता है सब जो फोर्सेस ऑपरेटिव होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज क्या होगी सब डायरेक्शन में समान होगी, तो इसी को बोलते हैं आइसोट्रॉपी। तो एमरफस सब्सटेंसेस में, लिक्विड में और गैस में प्रॉपर्टीज क्या होती है आइसोट्रॉपिक, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। जबकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में एनाइसोट्रॉपिक होती है। ओके, एक क्रिस्टलाइन A crystalline solid does not have one of the following property। ठीक है, क्या होता है बता चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इसका इसी के कारण ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसका क्या आता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब किसी का जैसे बेंजोइक एसिड का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, NaCl का स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट्स होगा, लेकिन एमरफस सब्सटेंसेस का स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्रिस्टलाइन क्या होगा एनाइसोट्रॉपी है, तो आइसोट्रॉपी होगा ही नहीं। और डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री होता है क्रिस्टलाइन का, और ये क्या होगा आइसोट्रॉपी नॉट है वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मीन्स आइसोट्रॉपी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट ब्रेवाइस लैटिस डिपेंड ऑन द शेप ऑफ। ठीक है, ब्रेवाइस लैटिस किस पे डिपेंड करता है शेप पे, शेप ऑफ किसका यूनिट सेल के। ठीक है, यूनिट सेल के शेप पे। अब ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है, अब 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है कि 7 टाइप के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज ABC। ठीक है, एज लेंथ। ठीक, और एंगल के अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स होते हैं उनके बेसिस पे क्या होते हैं 7 टाइप के
क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। एक होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। अब क्यूबिक में भी क्या होगा कि ये सिंपल क्यूबिक है। इसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या पाया जाएगा? बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, एज सेंटर्ड। ठीक है, तो इसके भी प्रकार हैं, क्यूबिक के भी बेसिक्स के से कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अब उसके भी प्रकार हैं क्या? क्यूबिक में भी सिंपल क्यूबिक, हेड सेंटर्ड, है ना, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। तो ये जो होते हैं ये टोटल मिला करके कितने होते हैं? 14 होते हैं, 14th होते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम ब्रेवाइस लैटिस। क्या बोलते हैं? ब्रेवाइस लैटिस। ठीक है, तो ब्रेवाइस लैटिस डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का शेप कैसा है, ठीक है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो ब्रेवाइस लैटिस कितने होते हैं? नंबर 14 नंबर होते हैं। ठीक है, टोटल ब्रेवाइस लैटिसेस, यह भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो कितने होते हैं? 14th होते हैं। और बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, कितने होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम। कौन कौन से? ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। ओके, अब नेक्स्ट वन, द टर्म थ्रेड लाइक एंड सोप लाइक अंडरस्टैंड्स फॉर। ठीक है, थ्रेड लाइक क्या होता है? न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। सोप लाइक स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, which of the following liquid crystal are arranged in the form of spiral structures। ठीक है, इसका होता है स्पाइरल। तो कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल का क्या होता है? स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? स्पाइरल स्ट्रक्चर। तो हमने बताया था कि देखो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? एक सॉलिड है और ये इसको हीट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? जिस टेम्परेचर पे ये टर्बिड वाला है, न प्योर लिक्विड न प्योर सॉलिड, तो इसी को बोलते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, तो पहले ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन बोटेनिकल फिजियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक रेंटजर। ठीक है, तो इन्होंने पता किया कि ये कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव्स जो होता है ये प्रॉपर्टी शो करता है। ये डायरेक्ट जो है लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? पहले एक टर्बिड सॉलिड में, टर्बिड लिक्विड में हो रहा है, फिर इसको, तो इससे इससे जब हीट करते हैं इस वाले टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इससे फिर जब ये प्योर लिक्विड में आता है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो बात क्या कर रहे थे हम कि हाँ, इन 1888 ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन बोटेनिकल फिजियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक रेंटजर डिस्कवर्ड फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल नेम पैराकोलेस्ट्राइल बेंजोएट। और पहला लिक्विड क्रिस्टल कौन था? यही पैराकोलेस्ट्राइल बेंजोएट लिक्विड क्रिस्टल। ओके, अब बात करते हैं कि ये हेलिकल स्पाइरल स्ट्रक्चर कैसा होता है कोलेस्ट्रिक। ठीक है, कोलेस्ट्रिक का स्पाइरल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये। ठीक है, तो न्यूमेटिक का क्या होता है? न्यूमेटिक के एक लेयर में है, ऐसे लेयर में तो हैं लेकिन क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये इधर, ये मतलब दिस मॉलिक्यूल्स कैन ड्रिफ्ट ओवर ईच अदर, है ना, एक दूसरे के ऊपर आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का होता है? न्यूमेटिक। किसमें होता है? न्यूमेटिक में। जब तक स्मेटिक में तो क्या होता है? एक ही लेयर में है। ये अगर सरकेगा नीचे तो ये साथ जाएगा, पूरा लेयर, पूरा का पूरा लेयर साथ जाएगा। लेकिन न्यूमेटिक में क्या हो सकता है? एक भी अंदर या नीचे या ऊपर जा सकता है, जबकि स्मेटिक्स में एक साथ जाएगा, पूरा का पूरा लेयर एक साथ जाएगा। ठीक है, और कोलेस्ट्रिक में क्या है? ये लेयर पैरेलल में है ही। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट है लेयर का, लेयरिंग है, लेकिन ये क्या है? ऐसे है, ये ऐसे पैरेलल ना होकर के ऊपर नीचे ना होकर के क्या है? स्पाइरल है, डीएनए की तरह। ठीक है, हेलिक्स बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? हेलिक्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे क्या होता है? न्यूमेटिक क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर खिसक सकता है, ड्रिफ्ट ओवर ईच अदर, बट स्मेटिक में नहीं, पूरा का पूरा लेयर ऊपर नीचे होगा। और कोलेस्टिक में भी पूरा का पूरा लेयर होगा, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्पाइरल होता है। क्या होता है? स्पाइरल होता है। विच आर द फॉलोइंग लिक्विड क्रिस्टल आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल? तो कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है,
और ये बता दिया पहला कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ठीक, अब पैराकोलेस्ट्रॉल बेंजोएट हैव ट्रांजिशन टेम्परेचर, सॉलिड से टर्बिड वाले में जाने को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली 145 एंड 178 होता है। ठीक है, नेक्स्ट एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड 7 सेगमेंट सेल आर प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड क्रिस्टल। तो कैसे बनाते हैं, 7 सेगमेंट सेल वाला एलसीडी और एलईडी वाला न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। कौन से लिक्विड क्रिस्टल का, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल को रख देंगे बीच में, ऊपर से ग्लास का सरफेस रहेगा, ऊपर और नीचे ग्लास का सरफेस, बीच में क्या है, लिक्विड क्रिस्टल, मतलब सैंडविच बना देंगे। जैसे सैंडविच बनाते हैं, ऊपर नीचे ब्रेड रख देते हैं, बीच में क्या, प्याज आलू काट के रख देते हैं, तो बीच में प्याज आलू वाला क्या है, लिक्विड क्रिस्टल, और ऊपर क्या है, ग्लास। तो ऐसे बन जाता है एलसीडी या एलईडी। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल से एलसीडी या एलईडी बनता है। ठीक है, which of the following liquid crystal have been used to locate veins, arteries, infections, tumors and the fetal placenta by thermography। ठीक है, कौन से लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। अब इसमें क्या करते हैं, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को, सपोज दैट आपका इन्फेक्शियस बॉडी पार्ट्स है, कुछ सराउंडिंग में है, आपको पता लग रहा है यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उस एरिया में हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को हम लगा देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो टिश्यू इन्फेक्टेड होते हैं आपके, ठीक है, कैंसरस टिश्यू या कुछ भी हैं जो इन्फेक्शियस हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वहाँ का टिश्यू जो होगा है वो होता है ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा हॉट होता है। और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो वहाँ वो क्या बता देगा, टेम्परेचर चेंज कर देगा। ठीक है, नॉर्मल जगह पे क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और जहाँ पे ट्यूमर्स अफेक्टेड रहेगा या फिर कैंसरस सेल रहेगा, वो वहाँ क्या रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा। तो ऐसे हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी मेथड्स को बोलते हैं हम थर्मोग्राफी। क्या बोलते हैं, थर्मोग्राफी, टेम्परेचर का, है ना, टेम्परेचर का जो यूज करके हम पता कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग लिक्विड क्रिस्टल हैव बीन यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर। ठीक है, तो एनएमआर में क्या यूज करते हैं, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग अभी नहीं जानेंगे एनएमआर के बारे में। ठीक है, तो सॉल्वेंट एनएमआर एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो उसमें सॉल्वेंट जो यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो क्या यूज कर सकते हैं, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ट्राईमिथाइल सीलेन यूज करते हैं, टीएमएस, तो टीएमएस की जगह पे हम न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग लिक्विड क्रिस्टल हैव बीन यूज्ड मेकिंग मेकअप रिमूवर, लिपस्टिक एंड लिप ग्लासेस। ठीक है, ये सब मेकअप वाले सामान बनाने के लिए कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। ठीक है, एन एरिया ऑफ पॉइंट शोइंग हाउ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट इन ए 3D स्पेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। ठीक है, तो एरे ऑफ पॉइंट्स को पूरे 3D स्पेस में क्या बोल रहे हैं, स्पेस लैटिस। ठीक है, और इस पॉइंट्स को जहाँ पे एटम्स है उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। और इसमें कई सेल्स हैं, छोटे छोटे कई सेल्स हैं, अगर क्रिस्टल्स है तो बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल निकालेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। एक सेल को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक है, जैसे घर बनाते हैं तो घर में एक ईंट लगता है, और एक ईंट फिर दो ईंट, मतलब बहुत सारे ईंट हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, घर का डब्बा क्या हो गया, स्पेस लैटिस। ठीक है, कॉर्नर्स क्या हो गया, जहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, वो लैटिस पॉइंट्स। ठीक, और यूनिट सेल क्या हो गया, एक ईंट हो गया, यूनिट सेल। ठीक है, तो इस एन एरिया ऑफ पॉइंट शोइंग हाउ एटम मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एट ए डिफरेंट साइट इन ए 3D स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। Next, smallest riveting unit in the space lattice, when riveted again and again, it results in the crystal of the substance is known as unit cell। तो smallest unit क्या होता है, unit cell। ठीक है, smallest riveting unit क्या होता है, unit cell। Next, a crystal plane of a lattice intercepts the principal axes are x, y and z at 3a1, 4a2 and 2a3 respectively। The Miller indices of the plane। तो मिलर इंडाइसेस क्या होगा, हमने बताया
कि जो ये इंटरसेप्ट होता है, इसके सामने वाला जो वैल्यू है वो क्या है, इंटरसेप्ट है। 3 है इसका, इसके लॉन्ग एक्स के लॉन्ग, और 4 है वाई के लॉन्ग, और 2 है जेड के लॉन्ग। ठीक है, 3 4 2, 3 4 2, इसी को बोलते हैं वीज इंडाइसिस। इस वैल्यू को बोलेंगे वीज इंडाइसिस, 3 4 2 को बोलेंगे वीज इंडाइसिस। अब इसी का हम लेते हैं रेसिप्रोकल। क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल, और उसी को होल होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, और उस वैल्यू को बोलते हैं एच के एल वैल्यू। ये पहला जो वैल्यू है एच, दूसरा वैल्यू है के, और तीसरा वैल्यू है एल, इसको बोलते हैं एच के एल वैल्यू। और यही बताता हमारा मिलर इंडाइसिस। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट करने के लिए ये इंटरसेप्ट है या वीज इंडाइसिस है, तो इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, इसका 1/4, इसका 1/2। ठीक, इसका पहले का हुआ 1/3, 1/4, 1/2। ठीक, रेसिप्रोकल ले लिए। अब इस रेसिप्रोकल को हम किस में करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए अब हम लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, 3 4 2 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, अब जो एलसीएम आएगा उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 1/3 इंटू 12 मीन्स 4, 1/4 इंटू 12 मीन्स 3, उसी तरह 1/2 इंटू 12 मीन्स 6। ठीक है, तो क्या होगा वैल्यू मिलर इंडाइसिस का, 436, 436। बात आई समझ में। ठीक, द मिलर द मिलर इंडाइसिस ऑफ द गिवन प्लेन इच। अब ये प्लेन दिया हुआ है, प्लेन। अब मिलर इंडाइसिस क्या बताता है, प्लेन कहाँ है, प्लेन कोई भी प्लेन पास कर रहे हैं, क्रिस्टल प्लेन। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कैसे अरेंज है इसका प्लेन, कौन सा प्लेन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये प्लेन है, एक मान लीजिए ये जेड है, ये जेड है, ये वाई है, और ये एक्स है। तो एक्स के अलांग ए इंटरसेप्ट से यहाँ ओरिजिन होगा कहीं, वो पॉइंट्स इसके नीचे ओरिजिन, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, ए है, ए पे ए इंटरसेप्ट हो रहा है, इसका कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ए पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो अगर क्यूबिक है तो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ए मतलब मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो ए पे कट करेगा। ठीक है, लेकिन इस वाले जेड वाले डायरेक्शंस को टच नहीं कर रहा है ये प्लेन, दो ही एक्स और वाई को ही टच कर रहा है, जेड वाले डायरेक्शंस पे नहीं टच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, 1 1, और इन्फिनिटी। इधर क्या होगा, इधर नहीं टच कर रहा है, तो इंटरसेप्ट क्या होगा, इन्फिनिटी, कहीं टच ही नहीं कर रहा है, तो इन्फिनिटी होगा। तो इसका मिलर इंडाइसिस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल्स। तो 1/1 का 1, 1/1 का 1, 1/इन्फिनिटी का क्या होगा, 0। तो इसका मिलर इंडाइसिस क्या होगा, 1 1 0। ठीक है, उसी तरह दूसरे प्लेन में दे देगा तो बदल लेंगे। ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी 0, 1 1 0। ओके, नेक्स्ट, इन ए ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल a lattice plane makes intercept at a length a 2b and 3c minus 3c/2 the Miller indices। अब कैसे करेंगे, इसके अलांग a है, a के अलांग क्या है, 1a करेंगे, 1a 2b। ठीक है, तो 1/1, 1/2, 1/3/2, 1/3/2 मतलब 2/3, और ये वैल्यू क्या है माइनस में, तो 1/1 और 2 और 3 का। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम 2 3 का क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो 6 होगा, तो 1/1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 इंटू 6, तो वैल्यू आएगी इसके अलावा 6, 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6, 3, 1/1 मतलब 2 माइनस 2/3 इंटू 6। ठीक है, 2/3 इंटू 6 मतलब 3 2 जा 6, 2 इंटू 2 4, और वैल्यू क्या है, माइनस है। ठीक है, तो -4, तो 6 3 -4, 6 3 -4। अब माइनस वाले को हम बार भी लिखते थे। ठीक है, क्या लिखते हैं, ये सही तरीका नहीं है। क्या सही तरीका है, बार लिखते हैं, 4 बार, 4 बार मतलब कि माइनस वैल्यू है, क्या है, माइनस वैल्यू है। ओके, तो निकाल लेंगे मिलर इंडाइसिस। तो पहले क्या देखते हैं, इंटरसेप्ट, उसका रेसिप्रोकल करते हैं,
और रेसिप्रोकल करने के बाद जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते तो आपका होल इंटीजर आ जाएगा। होल इंटीजर को ही एच के एल वैल्यू होती है, उसी को हम बोलते हैं मिलर इंडाइसिस। ओके, नेक्स्ट वन, द मिलर इंडाइसिस ऑफ ए मटेरियल इन ए प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू। बताया मिलर इंडाइसिस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ न्यूमेरिकल पैरामीटर ऑफ द इंटरसेप्ट्स। जो इंटरसेप्ट्स है इस ए के लॉन्ग 1, बी के लॉन्ग 2, सी के लॉन्ग 3/2 -3/2, तो ये क्या है, इसके रेसिप्रोकल होता है मिलर इंडाइसिस। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्सरे आर 2.2 एंगस्ट्रॉम एट 27 डिग्री 8 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट मिलर प्लेन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रहा तो एन की वैल्यू एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा, एन की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का था एन की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है वेवलेंथ का 2.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस का या ग्लैंसिंग एंगल, इसी को बोलते हैं 27 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, 27 डिग्री 8 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 27 अपॉन ये मिसप्रिंट हो गया 8/60 होगा, 8/60। ठीक है, तो आएगा 27.13। ठीक, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आपका, तो आएगा वैल्यू 2.41 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वन, हु प्रपोज्ड ब्रैग डिफ्रैक्शंस। ठीक है, हु प्रपोज्ड ब्रैग डिफ्रैक्शंस, लॉरेंस ब्रैग एंड विलियम हेनरी ब्रैग। ठीक है, पहले जो है इन्होंने लुई ने क्या किया, पहले एक्सरे डिफ्रैक्शंस को बताया कि ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के जो है सेम ऑर्डर में रहता है एक्सरे का वेवलेंथ। ठीक है, तो पहले डिस्कवरी किया इनको 1914 में, लुई को क्या मिल गया, नोबेल प्राइज। फिर उसी काम को लॉरेंस ब्रैग एंड विलियम ब्रैग हेनरी ब्रैग ने, लॉरेंस ब्रैग क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोडियम NaCl के क्रिस्टल पे डिफ्रैक्ट कराया, किसको, एक्सरे लाइट को। ठीक है, अब क्या किया, अपने बेटे को भी ले लिया, विलियम हेनरी ब्रैग को। ठीक है, ही वॉज ओनली 25 ईयर ओल्ड, 25 साल का ओनली था विलियम हेनरी ब्रैग। ठीक है, तो हिस्ट्री में, नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में 1915 में जाकर के ये दोनों बाप बेटे को नोबेल प्राइज मिला। विलियम हेनरी ब्रैग सिर्फ और सिर्फ क्या था, 25 साल का, 25 साल में किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था उस टाइम, या अभी तक हिस्ट्री में शायद किसी को 25 साल में नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो विलियम लॉरेंस ब्रैग इसके फादर थे, किसके, विलियम हेनरी ब्रैग के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लुई के काम को ही आगे बढ़ाया। लुई ने 1914 में नोबेल प्राइज पाए और 1915 में ब्रैग पाए। ठीक है, ब्रैग दोनों फादर और सन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आर यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बिकॉज, क्यों, क्योंकि लुई ने कहा था देयर वेवलेंथ आर कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, इसीलिए। शुरुआत कहाँ से हुई, यही पता चला लुई के द्वारा, तब आगे बात हुआ। ठीक है, तो ब्रैग्स लॉ आया। ठीक, देयर वेवलेंथ आर कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने बताया था, तो इट हैज FCC अरेंजमेंट, क्या होता है, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC होता है। ठीक है, क्लोराइड आयन ऑक्युपाई द कॉर्नर एंड फेस सेंटर, क्लोराइड कहाँ रहता है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। सोडियम कहाँ रहता है, बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। और सोडियम और क्लोराइड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6:6। छः क्लोराइड को 6 सोडियम घेरा रहता है, या 6 सोडियम को 6 क्लोरीन घेरा रहता है। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, घेरा रहता मीन्स टच करता है। ठीक है, तो 6:6 कोऑर्डिनेशन होता है ये। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, एन एक्शन दैट लीव्स एन ऑब्जेक्ट लुकिंग लाइक द सेम आफ्टर इट हैज बीन कैरिड आउट इज नोन एज। अब कोई भी एक्शंस किसी मॉलिक्यूल्स पे लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेते हैं, तो उसको घुमा के या कैसे भी उस पर प्लेन डालेंगे या फिर उसके एक्सिस के थ्रू घुमाएंगे। ठीक है, या फिर एक जगह बैठ के देखते हैं तो सिमिलैरिटी अगर दिखेगी, मतलब कोई भी एक्शन करने पे अगर सिमिलैरिटी दिखती है तो उसी को क्या बोलते हैं, सिमिट्री ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, सिमिट्री ऑपरेशंस, मतलब हूबहू दिखने लगे वो काम करने के बाद उस मॉलिक्यूल्स में, तो उसको उस ऑपरेशंस को बोलते हैं सिमिट्री ऑपरेशन। सिमिट्री मतलब
सिमेट्रिकल दिखने लगे, जब जैसा पहले था वैसे ही दिखना लगे कोई ऑपरेशंस करने के बाद भी, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस। फॉर ईच सिमेट्री ऑपरेशंस, हर एक सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए देयर इज करस्पॉन्डिंग सिमेट्री एलिमेंट्स डैश। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है, हर एक सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए एक सिमेट्री एलिमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री था, प्लेन प्लेन था, प्लेन रिफ्रैक्शन प्लेन, तो क्या होता था, एक डायगोनल हो सकता था, एक क्या हो सकता था, रेक्टेंगुलर। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो वो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, ठीक है। विच इज द पॉइंट लाइन आर प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विच द सिमेट्री ऑपरेशन इज परफॉर्म, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, या फिर लाइन हो सकती है, एक्सिस हो सकती है, या फिर प्लेन हो सकता है, या फिर पॉइंट हो सकता है। तो क्या हो सकता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्री एलिमेंट्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्री एलिमेंट्स। देख लो, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या, प्लेन है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, रिफ्लेक्शंस आता है, ये हो गया। सिमेट्री ऑपरेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्शंस। प्रॉपर एक्सिस को बोलते हैं सी एन, वन आर मोर रोटेशन अबाउट द एक्सिस करने पे सिमेट्री आ जाए। फिर इम्प्रॉपर एक्सिस, ठीक, या सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, सिग्मा, सी एन, एस एन, ठीक है, सी आई सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स, और ये क्या है, सिमेट्री ऑपरेशंस, ओके। विच आर द फॉलोइंग आर सिमेट्री एलिमेंट्स, तो इसमें से कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स दिखाया हमने, बताया। तो प्लेन क्या है, प्लेन सी एन, ए स्मॉल एन, प्रॉपर एक्सिस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये तीनों क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। टू टाइप्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, विच आर, दो टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन, तो दोनों सही है, बोथ एंड। नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज, एक होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक होता है। In the branch of chemistry that deals with the arrangement and bonding of the atom in crystallized solid, as well as the geometric structure of crystal lattice is known as, तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी, क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस इज आल्सो नोन एज हुइस लॉ, ठीक है। रेशनल इंडाइसिस क्या बोलते हैं, हुई लॉ। नेक्स्ट, विच इंडाइसिस एंड मिलर इंडाइसिस आर डिस्कस्ड इन विच लॉ, ठीक है, किसमें, लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस या हुई लॉ में, ठीक है। Which of the following statement are correct with respect to coordination number? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बॉडी सेंटर का होता है 8 और फेस सेंटर का होता है 12, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है 0 1, ठीक है। कितना होता है, बॉडी सेंटर का 2 होता है, फेस सेंटर का क्या होता है, 4 होता है, ठीक। फेस सेंटर का क्या होता है, 4 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमरफस सॉलिड, इसमें से कौन एमरफस सॉलिड नहीं है, ग्लास है एमरफस, ठीक है, रबर भी एमरफस होता है, प्लास्टिक भी एमरफस होता है, और सोडियम क्लोराइड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक। अब ये इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन NaCl दे रहा, दिया रहेगा, KCl दिया रहेगा, फिर उसी में एक दे दिया रहेगा, रबर दे दिया रहेगा, तो रबर इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ओके, बस इतना ही। थैंक यू फॉर द थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे फिर S&P ब्लॉक, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जल्दी अपलोड करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें।